हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th। ओके, ये लेक्चर क्लास 10th के लिए फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1.1 है। ओके, और इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, है ना, कि इसका सबसे बेसिक टर्म क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो फर्स्ट हम लोग इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करेंगे। क्लियर। और आज का लेक्चर इतना ही। और इसमें हम, क्योंकि ये आपका सबसे बेसिक है, जैसे कहीं जाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप लेते हैं ना, तो इस चैप्टर के लिए फर्स्ट स्टेप यही है। आपको इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ओके, तो देखते हैं जरा फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन से भी पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को फिजिक्स में डर लगता है कि यार फिजिक्स हमसे होगा या नहीं होगा, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आगे जितने भी लेक्चर्स मैं बनाऊंगा, जितने भी मैं कंटेंट्स इन पे क्लियर करूंगा, वो सब आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखते रहिएगा कि आपको ये कितना हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैं हर एक चीज का सबसे बेसिक्स टर्म समझाऊंगा, सबसे बेसिक्स, इतना बेसिक्स कि आपका मेंटल स्टेटस सेटिस्फाई हो जाएगा कि यार वाओ, कि ये तो सही में ऐसा ही होना चाहिए। कुछ ऐसी ही चीजें मैं आपको समझाऊंगा। देखिए इंट्रोडक्शन, फर्स्ट क्या है इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और ये क्या है, ये है क्या। आप गौर करते होंगे कि जैसे आप स्विच ऑन करते हैं फैन चलता है, स्विच ऑन करते हैं बल्ब जलता है, स्विच ऑन करते हैं टीवी ऑन हो जाता है। सबसे बड़ी बात, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता, और बिना मोबाइल के डिस्चार्ज मोबाइल क्या करेंगे आप। तो अब इंपॉर्टेंट समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब सारे एग्जाम्पल से समझ में आए चाहे ना आए, मोबाइल के एग्जाम्पल से जरूर समझ में आ गया होगा कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं हमारे हाथ में। तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी नेचर में पहले से नहीं थी, इसको बनाया गया है। कैसे बनाया गया जरा गौर कीजिए। जिस स्विच को आप ऑन करते हैं, वो स्विच से जो वायर कनेक्ट होता है वो आपके पोल के वायर से कनेक्ट होता है, और वो ट्रांसफार्मर से जहां से सप्लाई होता है वहां से कनेक्ट होता है, और फिर ये कहां पे कनेक्ट होता है, या तो पावर स्टेशन पे कनेक्ट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, या तो विंड मिल से कनेक्ट होता है, या तो डैम पे कनेक्ट होता है। डैम में क्या होता है, वाटर इकट्ठा करते हैं, वाटर को हम टरबाइन पे गिराते हैं, टरबाइन चलता है, फिर जनरेटर चलता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। यानी ये इलेक्ट्रिसिटी नेचर में पहले से नहीं है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें नेचर में पहले से ही हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पहले से नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को नेचर भी खुद बनाता है, और जैसे नेचर बनाता है उसी तरीके से हम भी इसको अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं, और हम अपने बाकी सभी कामों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये एक एनर्जी है जो कि हमारे काम में आने वाली है, जो हमारे लाइफ को बहुत इजी बनाने वाला है। क्लियर हो गई बात। तो देखते हैं जरा इस इंट्रोडक्शन में, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए जरा, जब बारिश का टाइम होता है, जब बारिश का मौसम होता है, तो बहुत तेज बिजली तड़कती है। यानी जब दो क्लाउड्स आपस में जब टकराते हैं, तो दो तरह की चीजें होती हैं। ये क्लाउड नंबर ए, ये क्लाउड बी। इसमें क्या होता है, जब ये आपस में रबिंग प्रोसेस होता है, इनमें क्या होता है, रबिंग प्रोसेस होता है। तो इस रबिंग प्रोसेस के टाइम में आप देखते हैं कि यहां पर बहुत तेज बिजली तड़कती है। क्या तड़कती है, बिजली। यहां पर बहुत तेज बिजली आती है, और इस बिजली में दो एनर्जी हमें दिखाई देती है। फर्स्ट लाइट एनर्जी, और सेकंड साउंड एनर्जी। जिसमें से हमें फर्स्ट पढ़ना है, लाइट एनर्जी को पढ़ना है, इसी की स्टडी करनी है। ये जो लाइट एनर्जी, यहां से हमने सीखा कि ये बिजली कैसे बनती है। तो होता क्या है,
बादलों में आपस में रबिंग होने की वजह से वहां चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, और वो जब किसी न्यूट्रल बॉडी से टकराते हैं तो वहां से चार्ज डिसिपेट होता है, यानी डिस्चार्ज मोड में आता है। जब डिस्चार्ज मोड में आता है तो वहां बहुत तेज बिजली प्रोड्यूस होती है। आप मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, चार्ज करने के बाद जब आप उसको यूज करते हैं तो उसमें की बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज होने लगती है। जब कोई चीज डिस्चार्ज होती है तो वो एनर्जी क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है, एनर्जी क्रिएट करती है, एक वर्क करके पूरा करती है। ये बात गौर कीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहां हमें दो एनर्जी दिखती है, एक लाइट एनर्जी और एक साउंड एनर्जी। लाइट एनर्जी हमें पहले नजर आती है, साउंड एनर्जी बाद में सुनाई देता है, क्योंकि लाइट एनर्जी की स्पीड ज्यादा होती है, लाइट की स्पीड ज्यादा होती है रेदर देन साउंड की स्पीड से। ओके, अब यहां पर जो होता है ना, उसी को हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हमको समझना है। तो यहां पर बेसिकली होता क्या है, यहां पर रबिंग प्रोसेस होता है, और इस रबिंग प्रोसेस में देखिए ये क्लाउड, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ये क्लाउड और ये वाला क्लाउड, यानी मैं, ये क्लाउड, ये बोर्ड, आप, ये चौक, और आपके हाथ में जो मोबाइल है चाहे लैपटॉप है, वो सब क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। और मैटर किसका बना होता है बेटा, एटम का बना होता है, एटम का बना होता है। और एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में सेम होते हैं। ये एक केमिस्ट्री का हिस्सा है, इसको आपको समझना चाहिए कि मैटर, हर एक मैटर एटम का बना होता है, और एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, बिल्कुल होंगे। रबिंग प्रोसेस में क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। रबिंग प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से एक बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाता है और दूसरे बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। एक में कम हो जाता है और एक में इंक्रीज कर जाता है। अब यहां पर देखिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या एज कंपेयर टू दिस, यानी इधर प्रोटॉन की संख्या इसके कंपेयर में ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इधर ये ज्यादा हो जाता है और ये कम हो जाता है। तो जिधर जो चीज ज्यादा होगी वहां पर वैसा ही डोमिनेटिंग नेचर होगा। जिस राज्य में जिसको ज्यादा वोट मिलता है, सरकार उसी की होती है। तो यहां पर इस राज्य में, यानी एक क्लाउड में किसकी सरकार बनेगी, पॉजिटिव चार्ज की। किसका, ये क्योंकि प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस क्लाउड को हम कैसा कहेंगे, इसको कहेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और इसको क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज बॉडी। क्लियर होगी बात। तो एक क्लाउड कैसा बन गया, पॉजिटिव चार्ज, एक क्लाउड नेगेटिव चार्ज। अच्छा एक बात और, यहां पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए, देयर इज सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स। एक बार रबिंग प्रोसेस में करोड़ों, लाखों, करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। क्लियर। अब देखिए, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये क्लाउड लूज करता है। क्या करता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करता है, गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक चीज और यहां पे जरा समझिए, जब मैंने यहां पे आपको बताया तो कुछ चीजों को आप नोटिस कर लीजिए, कुछ चीजों को आप लिख भी लीजिए। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पे कितनी वैल्यू होती है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बेसिकली ई का ही माइनस फॉर्म, ई का निगेटिव फॉर्म
इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ई का पॉजिटिव, इसको और क्या कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं ई प्लस बी कह सकते हैं, क्योंकि ई की ही वैल्यू प्रोटॉन के लिए भी कैलकुलेटेड होती है और इलेक्ट्रॉन के लिए भी कैलकुलेटेड होती है। यानी ई जब ट्रांसफर होता है तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, वो एनर्जी किस फॉर्म में आती है, इतने क्वांटिटी के फॉर्म में आती है, कूलम्स में आती है। यानी उसके पास इतने ताकत से किसी चीज को खींचने और धक्का देने की ताकत आ जाती है, जिसे कि हम पढ़ेंगे चार्ज के रूप में। क्लियर होगी बात? तो ठीक है, अगर आपको यहां पर ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप सिंपल सा ई की वैल्यू याद कीजिए, ई माइनस की वैल्यू और ई प्लस की वैल्यू, ई की वैल्यू और पी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.67 इंटू 674 इंटू 10⁻27 kg। ये कुछ टर्म्स आपको याद करने हैं, इनको याद कर लीजिए। यानी अब देखिए, एक प्रश्न उठता है कि सर जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा तो क्या अपना ये मास भी लेके जाएगा? ऑब्वियसली अपना मास लेके जाएगा। तो क्या अपना मास रख देगा घर पे? नहीं ना, जब वो जाएगा तो अपना मास भी लेके जाएगा। कितना मास लेके जाएगा? इतना मास लेके जाएगा। यानी ये वाला बॉडी मास भी लूज करता है। क्या करता है? लूजिंग ऑफ मास। और ये क्या करता है? गेन ऑफ मास ऑल्सो। यानी हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स मिले इस लेक्चर से, इस छोटे से पार्ट से। क्या कि जब दो मैटर्स में आपस में रब होता है तो वहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक पे पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और एक पे निगेटिव की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम निगेटिव चार्ज बॉडी कहते हैं। और पॉजिटिव वाले बॉडी का एक कैरेक्टर होता है कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और दूसरा वाला गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। और फर्स्ट जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसने मास को भी लूज किया होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसने मास को भी गेन किया होगा। ये छोटी सी बात इसमें हमें क्लियर होती है। और हमने कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये कांस्टेंट टर्म्स है बेटा, इनको हमको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होती, इनको एज इट इज याद करना होता है, तो इनको याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या समझा कि जब रबिंग प्रोसेस होता है तो यहां पर चार्ज डिस्चार्ज होता है, तो डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज की वजह से लाइट प्रोड्यूस होता है और एनर्जी साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसमें कि हमको ये लाइट एनर्जी ही इस चैप्टर के बारे में समझाएगा। ये तो हुआ हमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के पार्ट का ही हिस्सा है। अब आते हैं हम लोग चार्ज पे। किस पे आते हैं कि चार्ज क्या होता है। हम यहीं से कुछ चीजें उठाएंगे कि चार्ज होता क्या है। अभी मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं बेटा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। देखिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। एक नोट्स जरूर बनाते रहिएगा आप लोग, नोट्स बनाएंगे तो आखिरी में बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको ये। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है चार्ज। क्या टॉपिक है? चार्ज। चार्ज क्या होता है? देखिए, जब आप एक मैटर, यानी ये आप ग्लास रॉड लेते हैं, इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से जब आप रब करते हैं तो ये ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है और ये सिल्क क्लॉथ निगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, निगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को वापस अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने एक और ग्लास रॉड रब किया, एक और ग्लास रॉड इससे रब किया, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे अगेन निगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। तो क्या होता है कि ये दोनों पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी ये इसको इधर पुश करता है और ये इसको उधर पुश करता है। तो ये जो मैटर के पास एक दूसरे को
एक दूसरे को पुश करने और अट्रैक्ट करने की जो क्षमता आ जाती है, इस प्रॉपर्टी को ही देखिए विदाउट रबिंग यानी आपने इसको इसके साथ क्या किया था, रब किया था। तो रब करने के बाद जो प्रॉपर्टी जनरेट होती है किसी मैटर में, ध्यान से सुनिएगा, जब रब करने के बाद फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी आ जाती है तो उस प्रॉपर्टी को ही चार्ज कहते हैं। रब करने के बाद जो फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी किसी मैटर पे आ जाती है तो उस मैटर को उसका क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। उस मैटर की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई कि चार्ज क्या होता है? आज के बाद इसका कंफ्यूजन दूर करो। चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी एक मैटर का जिसकी वजह से दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर सेम चार्जेस होते हैं तो रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस होते हैं यानी अनलाइक चार्जेस होते हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। आप नेचर में ऐसा बहुत देखते होंगे, सेम नेचर के लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर बैठना पसंद करते हैं। लेकिन अगर वही थोड़े से अपोजिट नेचर के लोग आ जाते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं। आप इस चीज को बखूबी समझ रहे होंगे, ठीक है ना? तो देखिए जरा आगे बढ़ते हैं, ये समझना आसान होगा आप लोग के लिए, है ना? तो अब देखिए सेम एक और एग्जांपल लेते हैं इसके साथ। ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया आपका। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, जब हम एक प्लास्टिक स्केल को रब करते हैं तो ये प्लास्टिक स्केल पीस ऑफ पेपर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ये प्लास्टिक स्केल इस पीस ऑफ पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस मैटर के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया? इसके पास चार्ज की प्रॉपर्टी आ गई। कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? चार्ज की प्रॉपर्टी आ गई, जिसकी वजह से दूसरे मैटर को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अब यही चीज हम चार्ज के डेफिनेशन में लिखेंगे क्योंकि ये काम चार्ज के प्रॉपर्टी की वजह से होता है। तो डेफिनेशन ऑफ चार्ज क्या बनता है? It is the property of matter due to which it attract or repel another matter और इसमें और लिख सकते हैं और चार्ज पार्टिकल। यानी चार्ज कैसा होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी मैटर का जिसकी वजह से अट्रैक्ट करता है। फिर से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए मैं यहां अब येलो कलर से आपको मार्क कर देता हूं। चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी एक मैटर का जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है दूसरे किसी मैटर को या किसी चार्ज पार्टिकल को। बस इतना ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर मैटर और इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज पार्टिकल। क्लियर हो गई बात? अब ये कितने प्रकार के होते हैं यहां पर हमने टाइप्स पहले ही देख लिए। इट्स 2 टाइप, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव टाइप के होते हैं। तो लिख लीजिए इट इज 2 टाइप। इसको रब कर दें इस एग्जांपल को। उससे पहले जरा देखिए, उससे पहले कुछ लिखिए यहां पे। इट इज डिनोटेड बाय Q, स्मॉल q और कैपिटल Q, है ना? इट्स SI यूनिट इज कूलम, जिसको कि C से डिनोट करते हैं। एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ध्यान दीजिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ओके, बात समझ में आए? नेक्स्ट, ये किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से या कैपिटल क्यू से। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? क्यू लिख रहा हूं। कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्योंकि चार्ज को क्यू से ही डिनोट किया जाता है। तो इट इज टू टाइप। फर्स्ट, पॉजिटिव चार्ज जिसको कि प्लस क्यू से डिनोट किया जाता है। सेकेंड, निगेटिव चार्ज जिसको कि माइनस क्यू से डिनोट किया जाता है। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होती है। निगेटिव की कितनी होती है? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होती है। यानी प्लस, पॉजिटिव के लिए प्लस चार्ज के साथ लिखना है, प्लस साइन के साथ लिखना है, निगेटिव चार्ज के लिए माइनस साइन के साथ लिखना है, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। कारण क्या है सेम होने का? कारण होता है क्योंकि यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी एक प्रोसेस में दो चीजें होती हैं, एक देता है और एक लेता है। तो जो देता है उसमें से उतने की कमी हो जाती है, और जो लेता है उसके पास उतना ही गेन हो जाता है। तो जो दिया उसने क्या किया? उसके पास उतने की कमी हो गई, उतने ही वैल्यू की कमी हो गई, उधार में चला गया, मतलब उसके पास कम हो गया, और ये उसके पास ज्यादा हो गया, यानी वो कर्ज में आ गया, है ना? तो उसके पास ज्यादा हो गया, सेम वैल्यू ही तो होगा। अगर आपसे आपके फ्रेंड ने एक पेन मांगा तो आपके पास कितने की कमी हुई? एक के पास एक पेन की कमी हुई, और उसके पास कितने पेन का गेन हुआ? एक पेन का गेन हुआ। द सेम थिंग इज हियर, कि एक ही अमाउंट होता है, बट एक के पास कमी हो जाती है, एक के पास ज्यादा आता है। तो जिसके पास ज्यादा आ गया उसके साथ साथ माइनस क्यों लगता है? क्योंकि वो कर्ज में आ गया ना, क्योंकि उसके पास इसका इलेक्ट्रॉन कर्ज में है, तो वो कर्जदार हो गया, और ये तो भाई चौड़ा होकर घूमेगा क्योंकि उसने कर्ज दिया है। अब आगे बढ़े, चलिए देखते हैं क्या ये सारी चीजें अब आसान लग रही हैं, ये कहानी सारी एक दूसरे के साथ लिंक हो रही है, और ये कितना, मतलब हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे हम लोग चार्ज को समझ चुके हैं। अब ये सारी चीजें हमको, अब चार्ज हमारे बिल्कुल समझ में आ चुका है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को देखते हैं। किसको देखते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, रफ कर दें इसे, पूरा नोट कर लीजिए बेटा, एक बार पूरा पूरा नोट कीजिए, रफ करें आप। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी मैं आपको रटने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यहीं से मैं आपके लिए क्लियर करके दिखाता हूं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यू, क्यू मतलब चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यू मतलब चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्लस प्लस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये हमने अभी पहले ही देखा था। तो हम क्या लिखते हैं? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। सेकेंड हमने क्या देखा? पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बेटा मैं पता है इतने प्यार से क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको फील ऐसा ना हो कि आप अपने क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं अपने क्लासरूम में ही पढ़ रहा हूं, हाँ मैं अपने कोचिंग में ही पढ़ रहा हूं। क्लियर होगी बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है?
हमने अभी एक चीज लिखा था कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज आपस में ऐड कैसे होते हैं? चार्ज आपस में ऐड कैसे होते हैं? देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक बॉडी है जिसपे कि +4 कूलम चार्ज होता है और एक -3 कूलम भी इसी पे चार्ज है। तो इस पे पूछा जाता है कि क्यू नेट कितना है। क्यू नेट आप कैसे बताएंगे? क्यू नेट आप बताने के लिए क्या करेंगे? +4 कूलम +(-3 कूलम ऐसे लिखते हैं। और तो ये कितना आता है? +1 कूलम। और ये समेशन क्या कहलाता है? इस तरह के सम करने के तरीकों को कहते हैं एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम या एल्जेब्रिक एडिशन। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, it means that charge added by algebraic method। algebraic method यानी सिंपल एल्जेब्रिक तरीके से ऐड करना है। वेक्टर एडिशन नहीं। कौन सा एडिशन नहीं? वेक्टर एडिशन नहीं, जो कि क्लास 11th या 12th में आप पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इसको रफ कर दें। रफ कर रहे हैं बेटा, नोट कर लीजिएगा। यहां पर जरा समझने की कोशिश कीजिए आप। कहां पर? यहां पर। यहां देखिए, मैंने इसीलिए इसको रब नहीं किया था बेटा कि पूरे लेक्चर में इसका इस्तेमाल है। इसको मान लीजिए T1 टाइम और इसको मान लीजिए T2 टाइम। अब मुझे एक बात बताइए, T1 टाइम पे यहां पर जितनी भी क्वांटिटी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इन सब का सम कीजिए। इन सब का पूरा सम कीजिए। सम करने के बाद मान लीजिए कि x क्वांटिटी मिली आपको। कितना मिला? x मिला। अब यहां पर इसको आपस में सम कीजिए। बेसिकली सम करने के बाद तो 0 मिलेगा क्योंकि एल्जेब्रिक सम है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है तो ये जितना माइनस में होगा उतना ही ये प्लस में होगा। इनका एडिशन होगा तो 0 हो जाएगा, होगा 0 ही। इसका भी एडिशन होगा तो होगा 0। अब यहां पर इन सबको ऐड करेंगे तब भी 0 ही मिलेगा। लेकिन हम एक क्वांटिटी मान के चलते हैं एग्जांपल के तौर पे कि T1 टाइम पे भी आपके पास x है और T2 टाइम में भी आपके पास x क्वांटिटी ही तो है। यहां से एक घट जाता है तो यहां बढ़ जाता है, तो आपस में इन सबको ऐड करेंगे फिर भी उतना ही मिलेगा। तो ऐसा हमने क्या क्लास 11th में पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। याद कीजिए जरा वो एग्जांपल, याद कीजिए फटाफट कि जब आप एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो A पॉइंट पे, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे हर जगह पे एनर्जी कितनी मिलती है? अब मैं इसका प्रूफ नहीं करने जा रहा हूं। अगर जिसको प्रूफ चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर मुझे इस कंजर्वेशन एनर्जी क्लास 9th में थोड़ा नहीं समझ में आया, इसको आप प्रूफ करके दीजिए। इसको भी मुझे आप समझा दीजिए अपने तरीके से। तो यहां पर हर जगह पे एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। चाहे यहां पर देखिए, यहां देखिए, चाहे यहां देखिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी इज कंजर्व। यानी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक पूरा मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम के लिए क्या है? कंजर्व है। उसी तरीके से यहां पर भी चार्ज क्या है? जितना चार्ज T1 टाइम पे x था उतना ही चार्ज T2 टाइम पे सेम x ही है। तो यहां पर चार्ज भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक कंजर्व प्रॉपर्टी है। रब कर दें इसको। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? इट मीन्स we cannot create or destroy the charge। It means we cannot create or destroy the charge। इसका डेफिनेशन कैसे बनता है? It means that
we can neither be create nor be destroy. So it means we cannot create or destroy the charge for an isolated, यहां पे लिख रहा हूं, सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कभी भी चार्ज आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये बात समझ में आई। लेकिन आप चार्ज बना भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। कैसे? जब आप बनाएंगे तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव बनेगा और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव बनेगा। तो अगेन जब आप इनका सम करेंगे तो सम करने के बाद आपको टोटल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो जितने अमाउंट में आप प्लस बनाएंगे उतने ही अमाउंट में नेगेटिव भी बनेगा, जिसका सम अप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो हम क्या कहते हैं? इट मीन्स वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय लिख लीजिए, एंड डिस्ट्रॉय द चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। वेरी सिंपल एंड बेस्ट डेफिनेशन। ओके, आगे बढ़े हम लोग। लास्ट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी? ये 4th प्रॉपर्टी थी। 5th प्रॉपर्टी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बेस्ड आपके पास कुछ बुक में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कंजर्वेशन का मतलब पता है क्या होता है? कि T1 टाइम पे जितना हो T2 टाइम पे भी उतना ही हो। ठीक है, अगर आपको इसको पूरा समझना है तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, और लेक्चर कैसा लगता है आप लोग को पढ़ते वक्त हमसे, वो भी लिखिएगा। ओके, तो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, 5th प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली बेटा पूरा, जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप जब भी आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि मुझे एक पेंसिल दो, तो उस पेंसिल को तोड़ करके देगा, तो एक अपने पास रख लेगा और एक आपको दे देगा। तो ये आपने जब एक बोला तो क्या उसने एक पेंसिल दिया? पूरा एक दिया? नहीं दिया। उसने उसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। वो कह रहा है कि आप भी अपना काम कर लो, मैं भी अपना काम कर रहा हूं। लेकिन यहां पर पेंसिल तोड़ी जा सकती है, इसलिए उसने फ्रैक्शन पार्ट में दे दिया आपको, लेकिन पूरा एक तो नहीं दिया। लेकिन जब यहां पर प्रोसेस ऑफ रबिंग में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोसेस ऑफ रबिंग में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ऐसा नहीं कह सकता कि भैया मुझसे आधा इलेक्ट्रॉन ले लो, आधा मेरे पास रहने दो। ऐसा नहीं हो सकता है। ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इससे ले लेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। लिख लीजिए कहीं पे इसको इंपॉर्टेंट में डाल करके, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स। इससे छोटा और कोई नहीं है। जो सबसे छोटा है, क्या हम उसको और तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। इस चौक को आप तोड़ सकते हो, इस चौक को तोड़ सकते हो, लेकिन इस चौक को तोड़ते 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 एकदम खत्म करके आप इसके एक इलेक्ट्रॉन पे पहुंच जाइए, उस इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते। तो जब आप नहीं तोड़ सकते तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर कैसे जाएगा? पूरा जाएगा। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है? क्वांटाइजेशन का मतलब यह होता है कि चार्ज जब भी किसी बॉडी पे आएगा, एग्जिस्ट होगा, तो वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होगा, इंटीजर के फॉर्म में होता है। तो आप इंटीजर को समझिएगा कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4, ना कि 1/2 5/7 3/2 इस तरह की चीजें, वो फ्रैक्शन कहलाती है, वो इंटीजर नहीं कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन लिखिए जरा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, it is the property of charge due to which
it can exist due to which it can exist in the form of integral multiple of basic unit of charge, that is इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम E से डिनोट करते हैं। अब जैसा जैसा मैंने लिखा है वैसा ही वैसा मैं इसके साथ इससे जो फॉर्मूला बनने वाला है उसको लिखेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ड्यू टू विच इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसे कि हम E कहते हैं। यानी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जिसकी वजह से ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल यानी n का मल्टीपल, किसके साथ? E के साथ। तो n यहां पर क्या होता है? इंटीजर होता है, 1 2 3। E क्या होता है? E क्या होता है आपका? प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो हमारे पास Q का एक फॉर्मूला बन गया क्या, कि Q कितना होगा किसी बॉडी पर अगर ये मैं कहूं कि इस बॉडी पर Q कितना है, तो आप बोलेंगे Q इज इक्वल टू भैया NE के बराबर होगा। अगर Q पॉजिटिव हुआ तो ये प्लस होगा, निगेटिव हुआ तो ये माइनस होगा। यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। वेरी वर्सेटाइल फॉर्मूला, दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये क्लास 12th में भी हेल्प करेगा आपको। क्लियर होगी बात? तो ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ ओवर होता है और हमने देखा कि हमें कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके पीछे की अगर कहानी हमें पता होती है, उसके पीछे का अगर स्टोरी पता है, तो हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ें, चलिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड आप अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपसे भी ज़्यादा किसी और को ज़रूरत हो इसकी। ओके, थैंक यू।